नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष श्रीधर जी ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि मैं 20 लाख रुपीस कहाँ इन्वेस्ट करूँ। इनकी EMI एक चल रही है 25,000 रुपीज़ की, तो ये चाहते हैं कि उसके रिटर्न से EMI कवर हो जाए और थोड़ा कुछ बच भी जाए। इनकी SIP चल रही है पराग पारिक में अराउंड 6,000 की और SBI फोकस में 1,000 की। तो अब इनका क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए 20 लाख ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि 25,000 रुपये की SIP निकल आए। तो यहाँ पे बेसिक थीम पे ही मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हम 12% से ऊपर का नहीं प्रिजम्पशन में लेते हैं। और वो 12% भी इक्विटी के केस में एक सेकुलर लाइन नहीं होती है, यूं होती है। 10 साल बाद वो 12% पहुँच जाती है या पहुँच जाना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे हर साल 12% होगा और EMI तो हर महीने निकलेगी। तो अब मान लीजिए किसी एक साल में 12% नहीं निकला, 8% निकला या कुछ नहीं निकला, लॉस आया और इनकी EMI जा रही है, तो ये परेशान हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो प्लानिंग फॉल्टी हो जाएगी। लेकिन इक्विटी में होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी जनरेट कर सकती है ठीक ठाक रिटर्न। तो इस सवाल का जवाब नहीं, बट इससे एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में इनको चाहिए देखें। सजेशन नहीं है, बट देखें, ये स्टडी करें। उस 20 लाख को 2 टुकड़ों में तोड़ दें। 10 लाख रुपए तो अच्छे डेट फंड में डाल दें, जिसमें कुछ 7-7.5% मिल सकता है, और 10 लाख को डाल दें इक्विटी में। ये जो इक्विटी वाला 10 लाख है, इसको चलने दें, इसको ना छेड़ें, इसको कोई किसी भी SWP से लिंक ना करें। और ये जो 10 लाख डेट का है, इससे EMI को कोरिलेट कर दें। पार्टली ठीक लग रहा है मेरा सजेशन। पार्टली ठीक क्यों है कि जो इक्विटी में गया वो पैसा बनाएगा आपको, डेट वाला EMI को सर्व करेगा। लेकिन चूंकि आपने EMI का इंटरेस्ट का रेट हमको नहीं भेजा है, तो ये अब आपको देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो 10 लाख हमने सजेशन दिया डेट फंड का, वो आपको 7-7.5% ही कमा के दे और आपकी EMI जा रही हो 9%, 10%, 11% पे, तो वो फिर आपके लिए कष्ट का कारण बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको आप और स्टडी करें और रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भेजें, तो शायद हम आपको और बेहतर सजेस्ट कर पाएंगे। बाकी जो स्कीम का नाम लिखा है वो एंड ऑफ द एपिसोड में तुम रिव्यू कर ही रहे हो, तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, चैनल का नेम है डॉक्टर SD4079। तो वो कह रहे हैं कि आपका चैनल अच्छा है, नॉलेज आप उसमें जो स्प्रेड कर रहे हैं वो अच्छी है, लेकिन इनका एक क्रिटिसिज्म है कि आपने जो पिछली बार बोला था जापान वर्सेस इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी बेटर है, या तो उससे ये डिसएग्री कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा है जो आपने तारीफ़ की कि अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। और आई एम ग्लैड कि इन्होंने इसका मतलब ठीक से सुन के और अपना कमेंट किया है। एग्री करना ना डिसएग्री करना ऑडियंस का अपना राइट है, एंड वी वेलकम दैट। हाँ, बस मैं थोड़ा इनको एलैबोरेट कर रहा हूँ कि IMF का जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से देखिए, इंडिया जो एस्टीमेट किया है करंट ईयर के हिसाब से IMF ने, उसके हिसाब से कि इंडिया की जो नॉमिनल GDP है वो लगभग 4.19 से 4.34 ट्रिलियन डॉलर के बीच में होना चाहिए, सरपासिंग जापान्स GDP जो कि कुछ 4.19 से 4.31 ट्रिलियन है। बहुत फर्क नहीं है, किसी के 96% है, किसी के 96.2 है। लेकिन अब 96.2 वाला तो कहेगा ना कि भाई देखो मैं थोड़ा सा आगे आ गया। इतनी सी बात है, जिस वजह से जैसे ही ये क्रॉस हो जाएगा तो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी और जापान इसके पीछे हो जाएगा। जब हो जाएगी, एस्टिमेट्स हैं, जैसे ही हो जाएगा, अब वो जो हो जाएगा तो फैक्चुअल चीज़ है। इनका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो भी मैं समझ सकता हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ, एंड करेक्ट मी वेयर वी आर रॉन्ग। देखिए, जो पर कैपिटा इनकम है वो जापान की है रेंज कुछ 33,000 से 39,000 डॉलर पर कैपिटा,
और हमारी जो आ रही है वो कुछ 2700-2800 डॉलर के आसपास आ रही है, तो हमसे तो 10 गुना 12 गुना ज़्यादा है। तो फिर उससे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वो तो जापान की पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत ज़्यादा है, वो नहीं हो रहा है। शायद इस बात पे इनको लग रहा होगा कि भाई कैसे हम कह रहे हैं। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ हुई। अभी इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का मकसद है इक्विटी म्यूचुअल फंड के हिसाब से एक डिस्कशन करना। उस शेयर होल्डर जो इक्विटी मार्केट का में इन्वेस्ट करता है या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसके एंगल से इंडिया की क्या सिचुएशन है, वो कैसे पैसे कितना बना सकता है, कितना जापान में बना सकता है, या पिछले 10 सालों में जापान में कितना बना मार्केट से और कितना बना इंडियन इक्विटी मार्केट से, उस रेफरेंस से बात हो रही है। उस रेफरेंस से अगर हम देखें तो आप देखिए कि सेंसेक्स, जो इंडिया का सेंसेक्स है, वो आप देखिए 2015 की जो क्लोजिंग वैल्यू थी वो कुछ 26,117, मैं उसको सिंपल लगता हूँ 26,000 थी 2015 में। 2025 में 82,000 के आसपास, यानी करीब करीब 3.15x शेयर मार्केट बढ़ गया। तो कोई अगर इक्विटी स्कीम्स को छोड़ दिया, किसी ने इंडेक्स में भी लगाया हुआ है, तो उसका 3 गुने से ज़्यादा हो गया, ये डेटा कह रहा है। और अगर वही जापान के किसी इन्वेस्टर ने जापान का जो सेंसेक्स है निक्की, उसमें किया हुआ है, वो 2015 में था कुछ 19,000, इसी पीरियड में यानी 2025 में जाके हो गया कुछ 38,000 को क्रॉस कर गया, 2 गुने से ज़्यादा हो गया। मैं बहुत सब चीज़ों को सिंपल रख रहा हूँ। तो 10 साल में इंडिया का इंडेक्स 3 गुना हो गया, 3 गुने से ज़्यादा, जापान का 2 गुने से ज़्यादा हो गया। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जब इस तरीके से इंडेक्सेस परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया बेटर हो गया। हम पर कैपिटा इनकम और उस पर नहीं करें, वो तो बस एक मुद्दा था बात करने का। ग्रोथ रेट इंडिया में इक्विटी मार्केट की बेटर है, कई रीज़न हैं, डेमोग्राफी, यंग डेमोग्राफी है, जापान की ओल्ड डेमोग्राफी है, बहुत सारे रीज़न है, बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। तो इसलिए पूरा सोच समझ के पढ़ के ही सब जवाब दिया था डॉक्टर साहब। एंगल ये था इक्विटी मार्केट के एंगल से। पर कैपिटा इनकम मैंने खुद ही कहा कि उससे तो कोई कंपैरिजन है नहीं। तो मुझे लगता है कि इसका क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा डॉक्टर साहब को। उसके बावजूद वी लुक फॉरवर्ड कि आप और कमेंट करें, अगर एग्री करते हैं तो भी करें और नहीं एग्री करते हैं तो भी करें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर हरीश बिष्ट जी ने। तो एक तो वो पोर्टफोलियो रिव्यू करा रहे हैं, जो कि एंड में एपिसोड के देखें, उसमें क्लियर हो जाएंगी इनकी क्वेरी। दूसरा पूछ रहे हैं कि क्या 10,000 की SIP से कभी 50 लाख रुपए बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे बन सकते हैं। ये नाम इनका आपने हरीश बिष्ट जी भेजा है। हरीश बिष्ट जी 10,000 की SIP से 50 लाख बनाने की बात कर रहे हैं। हम प्रेजम्पशन 12% का ले रहे हैं। तो ये 15 साल तक अगर आप सिप करते रहते हैं, कुछ अच्छे फंड में 2-3 का मिक्स कर लें तो बन सकते हैं। बनना चाहिए, 15 साल लगेंगे। अब वो 15 के हो सकता है 16 साल हो जाए, 15 के हो सकता है 14 साल हो जाए, 13 ही साल हो जाए, रफली इसके हिसाब से बन सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कमेंट है प्रदीप कुमार जी का। तो प्रदीप कुमार जी सिरसा से हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हैं। ओके। तो पहले तो उनको हम लोग के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि रिसर्च अच्छी है, एनालिसिस अच्छी है, और वो लोग वो देख रहे हैं वीडियोस को रेगुलरली। तो हम लोग पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू। उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा है। तो क्वेश्चन इनका है कि इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें 2-3 फंड हाउसेस की, लेकिन सेम कैटेगरी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट किया तो उन्होंने 2-3 फंड हाउसेस में इन्वेस्ट किया, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया तो 2-3 फंड हाउसेस के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया। क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है या चेंज करने की ज़रूरत है? ये अपना पोर्टफोलियो रिव्यू की भी बात कर रहे हैं। तो अगेन उसका आंसर ये रहेगा कि देखते रहें एपिसोड, वो एंड में करेंगे। ठीक है। तो इनकी जो स्कीम्स हैं वो तो जैसे तुमने कहा कि एंड ऑफ द वीडियो में करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, तो वी आर वेरी हैप्पी कि आप एकेडमिक साइड से हैं और इतने अच्छे से आप देख रहे हैं।
और कमेंट कर रहे हैं, और कुछ भी आपको लगे, अदरवाइज भी लगे तो भी प्लीज़ आप लिखें, वो भी हमको हेल्प करता है, और आपके तारीफ से तो लगता ही है। एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी देर हो चुकी वीडियो को चलते हुए, कि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। अब आगे इनकी स्ट्रेटजी पे, इसमें ऐसा ना आपका थोड़ा सा फैलता जा रहा है प्रदीप जी, जिस तरह से आप कर रहे हैं ना, तो एक मैं आपको एक इंडिकेटिव गाइडलाइंस के रूप में बता सकता हूँ। 3 या 4 कैटेगरीज पकड़िए। अगर लंबा टाइम होराइजन है, 3-4 साल की तो बात ही नहीं है, 8 से 10 साल का रखिए नंबर 1, सिप का रखिए नंबर 2। 4 कैटेगरी में आप उठा लीजिए, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप। मैंने डिलिबरेटली मल्टी कैप बोला बिकॉज मल्टी कैप में कम से कम 25% स्मॉल कैप में चला जाता है, तो आप स्मॉल कैप भी पहुंच जाएंगे, 25 नहीं पहुंचेंगे क्योंकि 4 कैटेगरी है, कुछ 15-16% पहुंच जाएंगे, सो दैट इज ओके। 4 कैटेगरी लीजिए, हम हर एपिसोड में डिस्कस कर ही रहे हैं, पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं, हर कैटेगरी की अच्छी स्कीम है, उसी से एक एक दो चूज कर लीजिए, किसी में 1 ले लीजिए, किसी में 2 ले लीजिए, 4 कैटेगरी से ज़्यादा मत बढ़ाइए, 1 या 2 स्कीम फ्रॉम ईच कैटेगरी, दैट मीन्स 4 कैटेगरी से 4 स्कीम से लेके 8 स्कीम हो जाएंगी। नंबर ऑफ स्कीम शुड नॉट बी मोर देन 8, इट कुड बी लेस। नंबर ऑफ कैटेगरीज इन 4 को रखिए, इन चारों कैटेगरीज से पूरा बिल्कुल बढ़िया सम्चुअस आपको जो है प्रोटीन वाला जो है न्यूट्रिशियस आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये मेरा इस पे कहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कल्पना कुलश्रेष्ठ जी ने। ये कह रही हैं कि पीपीएफ का पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं, जहां सीनियर सिटीजन को 8.2% का इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, ये हम लोगों ने उस रेफरेंस में, शायद उस रेफरेंस से बात करी जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कुछ पीपीएफ का पैसा आ रहा है, बड़ा पैसा आ रहा है, 15 साल या 20 साल किसी ने इन्वेस्ट किया था, उसका पैसा आ गया था, अब वो क्या करे, एफडी में लगा दे या क्या कर दे। तो उस रेफरेंस में हमने बात की थी कि भाई आप एक अच्छे लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड को ले जाइए। वहाँ पर हमने एग्जाम्पल में एक निपॉन की एक स्कीम का नाम कर दिया था, क्योंकि वो 5 साल पुरानी हो चुकी थी। तो आप पहले पैसे को लाइए, प्रिंसिपल को, और निपॉन की निवेश लक्ष्य में डाल दीजिए। हम नॉर्मली स्कीम का नाम नहीं बोलते हैं, वहाँ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको 5 साल का कैलकुलेशन उसमें मिल रहा था, और भी हैं, उसको भी देखिए, ये केवल इसलिए हम बोल रहे हैं। तो उस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो निपॉन का था, उसमें आपने 5 साल पहले डाला, और उससे थोड़ा थोड़ा पैसा, साल का 6%, महीने का आधा % आपने ट्रांसफ़र कर दिया निपॉन की एक इक्विटी स्कीम में। और वो जब आपने जाके देखा कि भाई 5 साल जो इस तरीके, इस मैकेनिज़्म से, इस इंजीनियरिंग से जो किया गया, वो कितना निकल के आया, तो उसके हिसाब से वो निकल के आ रहा था। हमने 10 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले लिया था, 10 लाख रुपए लगाया, 5 साल पहले इस तरह की इंजीनियरिंग कर दी, वो पैसा बन गया 16 लाख रुपए, रिटर्न आ गया 9.74। क्लियर कट डिस्क्लेमर, ना तो हम कोई स्कीम रिकमेंड कर रहे हैं, ना कोई फंड हाउस रिकमेंड कर रहे हैं। 9.74 आया, ये भी समझ लीजिए, आगे उतना आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, ये भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फैक्चुअल चीज़ है कि 9.74 आया। तो अगर आपका पीपीएफ का पैसा है, बड़ा पैसा है, तो आप इस इंजीनियरिंग से वर्कआउट कर सकते हैं। ये तो मैंने उसकी बैकग्राउंड ली जिसके रेफरेंस में शायद कल्पना जी ने लिखा है। अब कल्पना जी का जो पॉइंट है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% बन सकता है, शायद इन्होंने ये लिखा है, उसको आप 1-2 एंगल से और देख लीजिए और फिर कंपेयर कीजिए जो हमने कहा था और जो आप कह रही हैं। आप जो रिटर्न कह रहे हैं वो तो फैक्चुअल चीज़ है, वो ठीक है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो अगर किसी के पास उससे ज़्यादा है तो क्या करे, ये आप सोचें। दूसरा, उसका जो टेन्योर है वो 5 साल का है और शायद 3 साल के लिए और बढ़ सकता है। लेकिन किसी को अगर इससे बियॉन्ड करना है तो क्या करे, ये आप देख लीजिए। ये 2 मेरे इन पे ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे रेस रिटर्न की नहीं हो रही है, भाई सीनियर सिटीजन है, पैसा आया या
पीपीएफ का पैसा मैच्योर हुआ एंड नियरिंग बीइंग सीनियर सिटीजन है, तो वन नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो सीनियर सिटीजन की स्कीम तो अच्छी है ही, लेकिन अब आपको उसके बियॉन्ड करना है, तो वो जो हमने सजेशन दिया था, रादर एनालिसिस की थी, उस एनालिसिस को आप देख सकते हैं, सजेशन कोई नहीं है। ये एक तरीके से कल्पना जी का जवाब है। राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीता कपूर जी ने। तो पहले तो वो थैंक्स कह रही हैं, उनको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं। उसके बाद उनका क्वेश्चन है कि वो 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहती हैं म्यूचुअल फंड्स में, 10 to 15 ईयर्स का होराइजन है। इसी तरह से SIP उनकी 30,000 की SIP है, 10 to 15 ईयर्स का होराइजन है, 10% स्टेप अप में। तो प्लीज़ एडवाइस गुड स्कीम्स। ठीक है, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है नीता जी आपका। 10 से 15 साल कह रही हैं और लमसम और SIP की बात कर रही हैं, तो जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आपने पहले ही डिसाइड कर ली, 10 से 15 साल। गुड। 40 लाख रुपए करना चाह रहे हैं, वही 4 कैटेगरी उठा लीजिए, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लैक्सी कैप और मल्टी। जो पैसा आप लमसम करना चाह रहे हैं चारों में डिवाइड करके डाल दीजिए 10 से 15 साल के लिए, और उन्हीं स्कीमों में आप SIP भी शुरू कर सकते हैं। भाई अगर वो लमसम के लिए ठीक है तो SIP के लिए भी ठीक है। वो स्कीमें कौन से हों, हमारा वीडियो आखिर तक देखिए, उसमें उन कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन होगा, उससे आप एक एक दो स्कीम चूज कर सकते हैं। हाँ, वर्ड ऑफ क्वेश्चन जो हमने शायद पहले नहीं बोला, आज बोल रहे हैं, रेगुलरली देखते रहिए। रीज़न क्या है, डेटा चेंज होते हैं, परफॉर्मेंस चेंज होती है। आज जो चीज़ वैलिड है अगले महीने वैलिड होगी या 3 महीने बाद वैलिड होगी या 3 साल तक वैलिड रहेगी, नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हम तो अपनी एक्सरसाइज एनालिसिस रेगुलर करते हैं, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग ताकि आप अपडेटेड रहें। कोई स्कीम अगर नीचे जा रही है तो आप उससे एग्जिट करें और बेटर परफॉर्मिंग में जाएं बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। ये मेरा जवाब होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विनोद जुल्का जी ने पूछा है। तो ये सीनियर सिटीज़न है, 70 ईयर्स की एज है, इनका PPF मैच्योर हो रहा है नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में, अमाउंट बड़ा है। इनका क्वेश्चन है कि क्या 5 ईयर्स के लिए उसे एक्सटेंड कर दें या उसे विड्रॉ करके कहीं और री इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा सब्जेक्टिव है क्वेश्चंस, क्योंकि आप एज 70 बता रहे हैं, तो इस वक्त किसी को भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हो सकता है ना। PPF में है, शांति से पैसा बढ़ रहा है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन है कि उसको आगे एक्सटेंड कर दें, 5-5 साल का ऑप्शन होता है। तो ये तो एक सिंपल आंसर हो गया। अब थोड़ा सा और इस पे जाते हैं। अगर हमको आपके बारे में कुछ और मालूम होता, या हम प्रिज्यूम किए ले रहे हैं, हम प्रिज्यूम किए ले रहे हैं कि आप वेल सेटल्ड हैं, आपको घर आपका अपने पास है, आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, बच्चे आपके सेटल्ड हैं, आपको पेंशन भी आती है। अगर वैसा है तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट हो जाएगा। पैसा बड़ा आने वाला है आपका, तो फिर हम एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, उसका हम लिंक भी डाल देंगे। वहाँ पे फिर हमने उसको अलग से वर्कआउट कर दिया था। इस बड़े पैसे को लीजिए, तब हमने उसका एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए पे कर दिया था। एपिसोड नंबर हम डाल देंगे इसमें। भाई 2 करोड़ रुपए आपने लिया, एग्जाम्पल 2 करोड़ का था, आप कुछ भी उसको मान लें। उसका कुछ पोर्शन लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में डाल दें, कुछ पोर्शन इक्विटी में डाल दें, इक्विटी में भी एक्टिव और पैसिव कर दें। ये पूरा हम चार्ट बना के आपको डाल देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये प्रिजम्पशन है हमारा। अगर आप कहते नहीं साहब बस यही पैसा है मेरे पास में और मैं इसी पे ही सर्वाइव करना है, तो फिर कुछ मत कीजिए, PPF में पड़े रहने दीजिए। हमने पेंशन का एग्जाम्पल मान लिया था, पेंशन का एग्जाम्पल नहीं माने, आप कॉरपोरेट सेक्टर के हो सकते हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही हो, तो उस केस में फिर इक्विटी में नहीं जाएं, फिर केवल लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में जाएं और थोड़ा सा उसकी लिंकिंग, जैसे अभी हमने इसके पहले निप्पॉन निवेश लक्ष्य और निप्पॉन इक्विटी को कर दिया था, उसी तरह से आप 2-3 फंड में जाके क्लब कर सकते हैं। तो अलग अलग है।
आपको क्लियर हो गया तो बताइएगा, नहीं तो और क्वेश्चन पूछेगा, हम फिर उसको और ठीक से क्लियर कर देंगे। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब हमने कुछ प्रिजम्पशन के साथ में दिया। तो देखिए, ठीक है, अभी हम इस डिस्कशन को यहाँ पॉज कर रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग वो नेक्स्ट एपिसोड में ले रहे हैं, और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।